हमारा दुकान का ही काम था, खेती के बारे में हमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन हमारे पास कुछ खेती से जुड़े हुए लोग आते थे, जैसे अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ ऐसा हमारे पास बैठते थे, तो वो बोलते थे कि जैविक खेती करवाओ। हम बोलते थे भैया हमारा तो काम दूसरा है, जैविक खेती तो किसान करेंगे, उनसे बात करो। बोला तुम्हारा किसानों से अच्छा आना जाना है, किसानों के साथ उठ बैठ है, हमारी मीटिंग करवा दो। हमने बोला ठीक है भाई, करवाते हैं। तो हम महीने के लास्ट डेट को हमारी शॉप बंद रहती थी, तो उस दिन के लिए उनको आमंत्रित किया। वे लोग आए, हमने किसानों को इकट्ठा किया। उन्होंने किसानों को गाइड किया कि भैया जैविक खेती करो, ये प्रोडक्ट हैं जैविक हैं, ऐसे काम करेंगे। हमें तो उनके बारे में पता भी नहीं था, हमने ज्यादा नॉलेज भी नहीं ली। तो वो किसानों के साथ बैठ के 2-3 घंटा बता के गए। फिर अगली बार बोले कि फिर आते थे, बोला पूछते क्या रिस्पॉन्स रहा है किसानों का। हमने बोला भैया हमारे पास तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बोला एक मीटिंग और करवा दो, आ जाना भाई। अगले महीने फिर आ गए। तो फिर वो उनके जाने के बाद में किसानों ने बोला कि भैया तुम्हारी तो दुकान चल रही है, तुम्हें क्या पता खेती क्या होती है, कैसे होती है, कुछ नहीं है ये जैविक में या उसमें। फिर हमारा जो दोस्त था वो बोला कि भाई अब जब शुरुआत ही कर दी तो हम करके देखेंगे। चलो भाई, उसके 7 एकड़ था, मेरे पास 5 एकड़ था। हमने वहां से अपने खेत में शुरुआत कर दी। जानकारी हमें भी नहीं थी। 4 एकड़ में अमरूद का बाग लगा दिया। 800 पेड़ लगे। तो उस 1-1.5 महीने बाद में लगभग 100 पेड़ जल गए। अब जानकारी नहीं, रोके कैसे। फिर हमने यूट्यूब के ऊपर शुरुआत की, तो कहीं कुछ मिला कहीं कुछ मिला। वो डालना शुरू कर दिया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर हमें एक जगह से थोड़ी सी जानकारी मिली, तो उन्होंने बताया कि भैया आपको ये सारे पेड़ उखाड़ के दोबारा लगाने पड़ेंगे, ये चीजें डालनी पड़ेंगी। हमने पूरे 800 के 800 पेड़ उखाड़े, दोबारा लगाए। कुछ रिस्पॉन्स मिला, मन भी बढ़ा, पेड़ चलने लग गए। फिर धीरे धीरे सर्च करते रहे यूट्यूब के ऊपर, काफी लोगों के वीडियो देखे। लेकिन जो चीज हमें समझ में आई वो हमने किया भी। लेकिन 6 महीने तक हम ऐसे ही, कोई ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद में ताराचंद बेल जी के हमें फेसबुक और यूट्यूब पर कुछ मिले, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने थोड़ा मार्गदर्शन किया हमें। उसके बाद में हमने फार्मूलों पे करना शुरू किया। अगली फसल हमारी अच्छी आई। तो मैं अब मेन पॉइंट पे आता हूं कि हमें सबसे पहले मिट्टी को ही सही करना है, हवा को सही करना है, पानी को सही करना है, अग्नि को सही करना है। पंच महाभूत के ऊपर हम काम करेंगे तो ही हमारी खेती भी, हमारा शरीर भी बिल्कुल सही रहेंगे। तो इसका मेन आधार हमें मिला भोपाल माधव आश्रम से, अग्निहोत्र, जिसको हमने शुरुआत किया अग्निहोत्र से। तो हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। हवा भी शुद्ध हुई, पानी भी शुद्ध हुआ, अग्नि भी शुद्ध हुई, हमारी भूमि भी शुद्ध हुई। अग्निहोत्र में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, कोई भी आदमी कर सकता है। किसी के ये नहीं कि एक ही आदमी को करना है, बच्चा भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है, बच्ची भी कर सकती है। जो जहां हाजिर हो वही कर सकता है। घर में करना है, खेत में करना है, जहां भी मर्जी कर सकते हो। फिर जैसे हम, क्या होता है कि इसका सूर्य उदय और सूर्य अस्त दो टाइम राइट टाइम होता है। अग्निहोत्र बड़ी में एक ऐप है, उसमें अपना टाइम सेट कर लो, मोबाइल में अपनी लोकेशन सेट कर लो। राइट टाइम के ऊपर 2 मंत्र के साथ 2 आरती लगती हैं। देसी गाय के उपले, चावल, देसी गाय का 2 बूंद घी, 5 ग्राम चावल, यही सामग्री लगती है। आपको सबसे पहले उपले जचाने हैं, आयताकार में तोड़ तोड़ के उसके बीच में जगह रखनी है। अजीत सिन्हा जी से मैं बोल भी दूंगा, वो आपको
इसका डेमो वीडियो है हमारे पास, भेज देंगे। तो 2 आहुति के साथ करने के बाद में आप अग्निहोत्र के पास, अगर आपके पास टाइम हो तो बैठिए, सातों चक्रों का ध्यान कीजिए, आपके शरीर के सातों चक्र एक्टिवेट होते हैं। फिर ये इसका मेन काम है, हम प्रकृति से लेते ही लेते हैं, प्रकृति को देते क्या है। तो हमारे पास अग्निहोत्री एक ऐसा साधन है जो हम प्रकृति को देते हैं। ये जिस टाइम पर एक अग्निहोत्र होता है तो 1 टन ऑक्सीजन छोड़ती है, और इसका 1 किलोमीटर का गोलाकार आयताकार में पूरी हवा, पानी, भूमि सबको शुद्ध करता है। फिर जब ये हम अग्निहोत्र करने के बाद में उसको पात्र में छोड़ देते हैं, तो 8 घंटे सुबह यानी अगले टाइम तक जो हमारी अग्निहोत्र भस्म होती है वो एक्टिवेट होती है। उसको हम एक त्रित करके एक डब्बे में रख लेते हैं। 200 लीटर पानी, 100 ग्राम अग्निहोत्र भस्म, 100 ग्राम फिटकरी, उसको 200 लीटर के ड्रम में ऊपर से कपड़े से ढक के रखते हैं। तो वो 24 घंटे के अंदर पूरा पानी एक्टिवेट हो जाता है। उसको बोलते हैं ऊर्जा जल। उसको उससे बनता है ऊर्जा जल। वो 200 लीटर पानी में छोड़ेंगे, 1 एकड़ में छोड़ेंगे, तो पूरा खेत अपना, किसी प्रकार की नेगेटिविटी होगी वो सब खत्म हो जाएगी और जमीन एकदम पॉजिटिव हो जाएगी। इसका दूसरा काम है, अगर हमें पीना है तो अपने शरीर के रोग भी बहुत ज्यादा खत्म करता है ये। इसको पीने के लिए 1 गिलास पानी लीजिए कांच के गिलास में, और आधा चम्मच अग्निहोत्र भस्म, 1 टुकड़ा फिटकड़ी का डाल के और चम्मच से घुमाते हुए 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। उसके बाद में फिटकड़ी को बाहर निकाल के छोड़ दो। 10 मिनट के लिए उस गिलास को छोड़ दो ताकि वो अग्निहोत्र भस्म नीचे बैठ जाए, और उसका ऊपर 10 मिनट बाद में जो नीचे का है वो छोड़ देना, ऊपर ऊपर का पानी पी लेना। तो आप 1 हफ्ता अगर महीने में पीते हैं तो आपका बहुत शरीर के अंदर पूरी ऊर्जा और जितनी भी नेगेटिविटी है उसको खत्म कर देता है। बहुत से रोगों में अच्छा लाभ मिला भी है। ये हुआ जी अग्निहोत्र का पहला स्टेप। अब अगला स्टेप आता है कि हमें अब जमीन में, क्योंकि हमने केमिकल डाल डाल के जमीन को एक चट्टान बना दिया, पत्थर के जैसा बना के छोड़ दिया, तो उसको अब हमें मुलायम भी करना है। कार्बन की आज कहीं भी आप पूरे देश में जाकर देख लो, लैब करवा के देख लो, हमने बहुत सी मिट्टियों की लैब भी करवाई है, तो 0.2 या 3 आता है। अब हमारी कम से कम 0.8 होना चाहिए, तब हमारी फसल होगी। उसके लिए हमने खोजा कि अगर किसी किसान साथी के पास समय है तो वो तिल लगा दे। 1 एकड़ में 3 किलो तिल छिड़क के हल्का रोटावेटर से मिला दे, ज्यादा गहराई में नहीं डालना। 45 दिन में तिल तैयार हो जाएगा आपका। उस तिल को मिट्टी में मिला दो, अगर समय हो तो एक बार और लगा दो, तो आपका लगभग 0.67 पर पहली बार में ही कार्बन चला जाएगा। आजकल पीएच का भी बहुत ज्यादा समस्या है, लगभग 8, 8.5 इतना मतलब पीएच बढ़ा हुआ है, तो उसको भी मेंटेन करता है ये। फिर आती है, हमें अब रासायनिक नहीं देना, तो खुराक तो चाहिए। तो उसकी जगह के ऊपर हमने एक बनाई फसल गुट्टी, नाम दिया। उसमें 20 केजी खल, 2 केजी चूना, खल में फास्फोरस, सल्फर, फास्फोरस तो बहुत कम होती है लेकिन सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और नमक, और 2 किलो चूना, 5 केजी नमक, तीनों को 200 लीटर पानी में मिला के उसके बाद 24 घंटे रख दें। 24 घंटे के बाद में इसको अणुजल
ऊर्जा जल, अणु जल एक और बनता है हमारा, उसमें भी पसम रसायन हम बनाते हैं, उसके बारे में भी बता देंगे। और गोबर गोमूत्र गाय, देसी गाय का, ये भी ध्यान रखना है भाई। भले आपको देसी गाय का ना मिले तो जर्सी या दूसरे होल्स्टाइन इन गायों का हमें कोई भी मूत्र या गोबर यूज नहीं करना, इसके बजाय फिर अपनी भैंस का यूज कर लेना। तो ये सब डाल के अणुजल बनता है। इन तीनों को मिला के हम 200-200 लीटर खेत में चलाते हैं, तो हमारे अणु भी खेत को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद में एक माइको राजा जमीन में लगभग नीचे जाता है 40 फुट तक, और वो प्लांट को पानी लेकर देता है। तो बाजार में तो माइको राजा बहुत आए हुए हैं, लेकिन हम खुद ही तैयार करते हैं, और वो होता है अपने चावल में। 2 केजी चावल, 1 किलो गुड़, इसको अच्छे तरह से उबालना है। उबाल के एक मटके के अंदर डाल के, और किसी भी छायादार पेड़ के नीचे या अपने कहीं सुरक्षित जगह के ऊपर, आधा मटका जमीन में आधा मटका बाहर, ऊपर ढक्कन लगा के मिट्टी से एयरटाइट करना है। 7 दिन उसको दबा रहने दो। 7 दिन के बाद में जब आप उसको निकाल के 200 लीटर पानी में और 2 किलो गुड़ के साथ 5 दिन फर्मिनेंट करो, आपका मही राजा उसके अंदर तैयार हो जाएगा। 200 लीटर एक फसल में एक बार चलाना है, आपका एक फसल तक वो काम करता रहेगा। अगला फार्मूला आता है हमारा, फिर हम अणुजल और कुछ बीमारी रोधक भी इलाज करना है, तो उसके लिए हम बनाते हैं वृक्ष आयुर्वेद से, हमने एक फार्मूला लिया है कुणप जल। अब कुछ किसान भाई जरूर जानकार होंगे, कुणप जल मांसाहार भी होता है और शाकाहार भी। हमने सात्विक के तौर पर लिया है उसको। तो उसके अंदर क्या करना है, 2 केजी उड़द साबुत, उसको जर्मिनेशन करना है 3 या 4 दिन में। इस टाइम पर तो 5 दिन भी लग जाते हैं, गर्मी में 3 दिन में तैयार हो जाता है। 10 केजी गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 2 लीटर छाछ, 2 लीटर दूध, और अगर संभव हो तो 2 केजी पनीर भी ले सकते हो। अगर पनीर किसी भाई से उपलब्ध नहीं हो सकता, किसान भाइयों के पास खर्चे की भी समस्या होती है, तो हलवाइयों के पास पनीर फाड़ने का पानी होता है, जो दूध को फाड़ के बाकी का पानी वो स्टोर रखते हैं। तो 10-20 लीटर वो पानी ले लो, उसमें भी जीवाणु की भरपूर मात्रा होती है। और 20 केजी अपने खेत का खरपतवार, हरा होना चाहिए, पत्ते हो, घास हो, कुछ भी हो, वो सब डाल के और इसको 20 दिन के लिए एयर टाइट कर दो। एयर टाइट करने के बाद में आप इस 20 दिन के बाद में इसको छान लो। अगर स्प्रे करना है तो आधा पानी आधा अपना कुनप जल की स्प्रे करो। अगर जमीन में देना है तो पूरा दे दो। छान के बाकी का वेस्ट बचा वो हमें कंपोस्ट खाद में, अब हमें कंपोस्ट खाद भी बनानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि अपने गोबर को एक बेड बना लो, 3 फुट चौड़ा, 1.5 फुट ऊंचा। लंबाई अपने हिसाब से देख लेना, जितनी जिसके पास जगह हो उतनी लंबाई ले लो। एक की बजाय 2 बना लो, 3 बना लो, वो आपकी मर्जी है, जितना गोबर आपके पास है। उसके अंदर सबसे पहले डालो ऊर्जा जल, जो मैंने अग्निहोत्र से बताया था, और उसमें पानी दो कि उसकी मीथेन निकल जाए। उसके बाद उसमें डालना है अपने को छाछ में पानी मिला के, यानी 10 लीटर छाछ हमारे पास है तो 100 लीटर पानी मिलाओ। जितना पतला करोगे उतना गोबर में एडजस्ट होगा, नहीं तो पपड़ी बन जाती है इसकी। इससे, और अगर आपके पास कोई जीवाणु है, जैसे हमारे पास जीवाणु जल है, इस तरीके के अगर आपके पास है तो उपलब्ध, तो वो 200 लीटर में वो डालो। एक फफूंद भक्षक आता है अपना, जो ट्राइकोडर्मा है, वो बनाओ, वो डालो, ताकि उसमें किसी प्रकार की बीमारियां नहीं रहें। इस तरीके से ये 90 डेज में तैयार होता है। इस कंपोस्ट का फायदा ये है कि आप 1 साल
खेत में डालोगे तो आपका खरपतवार 80% कम हो जाएगा, क्योंकि हम खरपतवार जाने नहीं देंगे, खेत का उखाड़ देंगे, तो आगे से ये समस्या नहीं आएगी। ये काम करके गोबर डालेंगे तो अपना कार्बन और बाकी के माइक्रो छोटे छोटे जितने भी है सभी पूरे हो जाएंगे। लगभग 108 तत्व हमारी जमीन में तैयार होने शुरू हो जाएंगे। अब फसलों के ऊपर भी बात है। कुछ फसलें ऐसी हैं जो कि मतलब ज्यादा चाहिए उनको, वो खुद भोजन नहीं बनाती, उनको बना बना चाहिए। जैसे अपना गेहूं है, धान है, ये फसलें भोजन नहीं बनाती, इनको बना बनाया चाहिए। तो इनके लिए हमें गोबर ज्यादा से ज्यादा यूज करना होगा। इनके लिए हमें अणुजल, कुणप जल 4-5 बार चलाना होगा ऐसी फसलों के लिए। और एक हमारा सेम रेसो बनता है जिसमें हमारी नाइट्रोजन भी 4.5% आई है, लैब में हमने टेस्ट करवाया। तो वो भी अजीत जी को मैं बोल दूंगा, आपको फार्मूला दे देंगे जिस भाई को चाहिए। तो ऐसे करके, और सब्जी वर्गीय में हमें ज्यादा जोर नहीं आता। सब्जी वर्गीय उत्पादन हम आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही। शायद उनका नेटवर्क गया, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जुड़ जाएंगे वो। उसके लिए भी हमने वृक्ष आयुर्वेद से लिया है एक छाछ द्रव्य रसायन, जिसमें 10 लीटर छाछ लेना है, 1 किलो गुड़ लेना है। सब्जी वर्गी से आपका कट गया था, सब्जी वर्गी में क्या, थोड़ा वहीं से शुरुआत से बताएं। जी, नेटवर्क कट सब्जी गया। वर्गीय के लिए हम बढ़ा के ले सकते हैं, मैं ये बता रहा था आपको। उसमें ज्यादा जोर नहीं आता। लेकिन जैसे धान है, चावल है, कपास है, इनको खुराक ज्यादा चाहिए। सब्जी वर्गीय के लिए ये मतलब इतनी ज्यादा खुराक की जरूरत नहीं होती और तुरंत काम करता है, क्योंकि सब्जी वर्गीय फसलें होती हैं वो भोजन बनाती हैं खुद। लेकिन गेहूं, धान ये भोजन नहीं बनाती। इस पे ये विषय था। फिर जब आप बीमारी के ऊपर बताता हूं तो छाछ द्रव्य रसायन बनाइए। 10 लीटर छाछ लीजिए, 1 किलो गुड़, 21 दिन के लिए एयर टाइट बंद कर दीजिए। 21 दिन के बाद आपका छाछ द्रव्य रसायन बनकर तैयार हो जाता है। आप 2 ml प्रति लीटर का स्प्रे करते रहिए, आपके खेत में कोई रोग फंगस नहीं आएगी। जमीन में आप इसको 5 लीटर चला सकते हो 1 एकड़ में। मैं 1 एकड़ की बात करूंगा यहाँ सब। और फिर दूसरा, अगर जैसे व्हाइट गर्भ की समस्या है तो उसमें आपको क्या करना है, 5 लीटर गोमूत्र, 100 ग्राम हींग और 3 किलो अकवे के पत्ते, आक मदार भी बोलते हैं कहीं, उसके पत्ते लेकर उसको उबालना। 4.5 लीटर रह जाए तो उसको उतार के ठंडा करके छान के साफ बर्तन में डालो। जमीन पर आप 1 लीटर दे दोगे तो आपका खेत में कहीं भी आपको व्हाइट गर्भ देखने को नहीं मिलेगा। फंगस किसी प्रकार की भी हो तो उसके अंदर इसका 2 ml प्रति लीटर स्प्रे कर दो। फिर इससे एक चीज और भी नहीं आती, जो जंगली गाय, सुअर, ये इसकी जब तक जहां तक स्मेल रहेगी वहां पर ये अपने खेत में नहीं आएंगे। तीसरा ये है हमारे फिर जैव रसायन बनाते हैं हम, खट्टा, कड़वा, मीठा। अब हमें जैसे कई बार फूल झड़ने की समस्या आती है, फूल कम आते हैं फसल में, या कोई भी हमारा बागवानी है उसमें, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे मीठा है, मीठा जैव रसायन हम ज्यादा से ज्यादा देते हैं। मीठे जैव रसायन में ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज सबको चाहिए, हमें भी चाहिए तो प्लांट को भी चाहिए। तो जमीन में 20 से 30 लीटर तक हम एक साथ पानी के साथ मीठा जैव रसायन चलाते हैं। खट्टा जैव रसायन की अलग अलग स्टेज होती हैं। जैसे मान लो आंवले का बनता है खट्टा, नींबू का बनता है। तो अगर आंवले का बना है तो हम 5 लीटर तक जमीन में दे सकते हैं, नींबू का है तो हम 1 लीटर ही देंगे। फिर कड़वा, कड़वे में करेला है, गड़ुम्बा है, अपना एलोवेरा है। तो एलोवेरा का जैव रसायन हम 5 लीटर तक जमीन में दे सकते हैं, दूसरे जैव रसायन हमें 1 ही लीटर देंगे। जहां जब हमको फूल लेना है
मान लो कि अभी 15 दिन बाद में अपने प्लांट पे फूल आने वाले हैं और हमें 15 दिन पहले चाहिए, तो आप खट्टे जैव रसायन का एक स्प्रे आज कर दो। एक स्प्रे 5 दिन के बाद में कर दोगे तो आपके फूल आने शुरू हो जाएंगे और फुल ड्रॉप नहीं होगा। इसके साथ ये भी ध्यान रखना कि प्लांट को पहले से खुराक अच्छे से मजबूत करना, नहीं तो प्लांट भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि फूल नहीं झाड़ सकता फिर वो। और आपको पता है कि भी जिसका कैपेसिटी 20 किलो उठाने की है, उसको हम 50 किलो उठा देंगे तो फिर प्लांट ही मरेगा। ये विशेष ध्यान रखना। तो पहले हमने 3G 4G कटिंग करवानी शुरू की थी, वो बंद करवा दी क्योंकि ये समस्या आ गई किसानों के कि खुराक दिया नहीं और 3G 4G पर चले गए तो प्लांट खत्म होने शुरू हुए। तो अब हमने बताना बंद कर दिया कि भैया अभी नहीं, जब प्लांट उस लायक हो जाए तभी 3G 4G पर जाना। तो वही बात ये इस पर है कि खट्टा जैव रसायन आपने कर दिया तो आपका फूल ड्रॉप नहीं होगा, वो फल बनेगा। अब पौधे के अंदर अगर उतना ग्लूकोज नहीं है तो वो फल नहीं बनाएगा, तो वो खुद ही खत्म हो जाएगा। तो इस पर भी ध्यान रखना है। फिर जैसे ही फूल आ गया और उसके अंदर दाना बनना शुरू हो गया, पहला स्टेज होता है गोली बनना, दाना बनना, तो उसके ऊपर अगर हमने कड़वे का एक जैव रसायन का जैव रसायन का स्प्रे कर दिया तो वो सेट हो जाएगा, वो आपका फ्रूट बनेगा ही बनेगा। फिर इसके लिए आगे हमें स्वाद भी चाहिए, तो हम बनाते हैं षड्रस। आयुर्वेद का वृक्ष आयुर्वेद का ही फार्मूला है। षड्रस में क्या करना है आपको, 6 लीटर छाछ और 50 ग्राम आंवला। अगर गिले आंवले हैं तो 4-5 आंवले कुचल के डाल दो, अगर सूखा पाउडर है तो 50 ग्राम डालो। उसको रखो आप, सुबह डाला तो शाम को वो आपका षड्रस बन के तैयार हो जाता है। आप उसका स्प्रे कर दो। 6 लीटर 1 एकड़ के लिए है वो, 200 लीटर पानी में या 150 लीटर पानी में, जैसा पानी आपका लगता है उससे करो। एक तो आपके फ्रूट की शाइनिंग आ जाएगी, दूसरा उसके अंदर टेस्ट भी आएगा, तीसरी चीज हमको सबसे बड़ी मिलेगी वो विटामिन 6 और विटामिन डबल, दोनों उसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगे आपके। ये इस तरीके से सारी चीजें। और फिर अब हमने पहले क्या किया कि जैसे मान लो बीज के ऊपर भी हमने काम करके देखा कि कितने बीज से कितना वो हो सकता है, तो हमने अलग अलग खेतों में लगा के देखा। अब 20 ग्राम से भी सरसों लगाई, 20 ग्राम के अंदर हमने चने भी लगाए 5 kg, तो उसका भी उत्पादन हमारा ठीक रहा, अच्छा आया। 50 ग्राम सरसों भी हमने लगा के देखी, उसका भी अच्छा आया। 700 ग्राम सरसों लगा के देखी, उसका भी अच्छा आया। और दूसरी गेहूं के ऊपर भी हमने गेहूं के अंदर चना लगा के देखा, तो उसका भी हमें अच्छा रिजल्ट मिला। क्योंकि वो इसलिए लगाया कि कुछ लोग कहते थे भैया तुम तो कुछ मारते हो इसमें, ऐसे नहीं होता। तो गेहूं के अंदर अगर दूसरी कोई भी चीज डाल देंगे तो चना खत्म हो जाएगा। उसके सबूत के लिए हमने किया कि चना लगा दिया, तो उसको विश्वास हो गया कि चना लगा है तो इसमें कोई दूसरा रासायनिक नहीं डाला। अब कपास पे भी हमने काम किया। कपास की हमारी लगभग जड़ बैठी तो 4.5 फुट के लगभग चली गई थी, हमने उखाड़ के भी देखा था। तो ये चीजें, इस पे हमने अच्छे काम किया, अच्छा रिजल्ट मिला। और पूरे मतलब लगभग भारतवर्ष से हमारे किसान जुड़े हुए हैं, अच्छे रिजल्ट ले रहे हैं। और जो आधा अधूरा काम करता है देखो सभी प्रकार के, तो उसको रिजल्ट नहीं मिलता। आप भले आप आधा एकड़ में करो, 1 करनाल में करो, 2 करनाल में करो, पूरा करो, कम से कम 3 साल उस पर काम करो, तो आपके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और जहर से मुक्त हो जाओगे। कम से कम अपना परिवार तो अच्छे से पालोगे। हमारा तो यही कहना है। इस विषय पे किसी का कोई सवाल हो तो बताइए। भाई साहब, ये षड्रस बनाने का क्या तरीका बताया आपने सर? षड्रस 6 लीटर लस्सी और 50 ग्राम आंवला पाउडर, या फिर जी। आपके पास कच्चे कच्चे आंवले हैं तो 4-5 आंवले कुचल के और वो डाल दो। इसको सुबह डालोगे तो शाम का आपका षड्रस तैयार हो जाएगा।
जी जी, थैंक यू। जी जी धन्यवाद। तो अतिशय सुंदर आज का हमारा जो मुख्य वक्ता आदरणीय कृष्ण कुमार जी ने अतिशय सुंदर जानकारी दी और सब जैविक के ऊपर उन्होंने काम किया। और तो मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत और अजीत कुमार सिन्हा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सदन में प्रश्न बहुत हो चुके हैं, तो मैं आदरणीय सबसे पहले रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ, अपना प्रश्न करें। जी ओम, सदन को नमन। आज की जानकारी हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने बहुत बढ़िया दी। सर, जैसे आपने जैव रसायन के संबंध में जो बात की, तो जैव रसायन बनाने के बाद इसका उपयोग कब तक कर सकते हैं? हाँ जी, जैव रसायन की एक्सपायरी नहीं होती जी, 10-12 साल यूज कर सकते हो आप। और और इसका थोड़ा इसकी बनाना, मात्रा? हाँ जी, 10-12 साल तक आप यूज कर सकते हो, इसकी एक्सपायरी नहीं होती। और इसकी मात्रा सर? हाँ, मात्रा में मीठा जैव रसायन हम जमीन के अंदर लेंगे तो मीठा जैव रसायन हम 10, 20, 30 लीटर तक ले सकते हैं, जैसा अपने पास उपलब्ध हो। लेकिन स्प्रे के अंदर हम 2 ml का प्रति लीटर ही स्प्रे करें, कोई भी जैव रसायन हो। 2 ml प्रति लीटर। अब हाँ जैसे जी, हमको चना में, गेहूं में या सब्जी वर्गी में डालना है, तो गेहूं में क्या हम इसको ज्यादा बढ़ा सकते हैं? 5 ml ले सकते हो। गेहूं में 5 ml। जी और सर जैसे जे हम खट्टा डालेंगे तो इसको कितने? ये तो मीठा हुआ। हाँ, खट्टा, खट्टे का 2 ml ही है जी। खट्टा 2 खट- ml। ज्यादा डाल दोगे खट्टा तो आपके पत्ते झाड़ देगा। अच्छा, तो जैसे ये खट्टा पत्ता झाड़ देता। हाँ जी, तो जैसे मान लो नर्मदापुरम में एक समस्या आती है कि जब हम मूंग को जब हाँ जी, सुखाने के बिल्कुल। लिए सफाया डालते हैं, हाँ जी, बिल्कुल, वहां पर 10 ml डालो आप और उस पर स्प्रे कर दो, आपका मूंग का पूरा पत्ता झड़ जाएगा। ये हमारे इसमें हनुमानगढ़ में हुआ था, एक किसान ने पूछा था तो मैंने उसको बताया था, उसका बिल्कुल पत्ता झड़ गया था। और ये नींबू का चलेगा? हाँ, नींबू खट्टा कोई भी हो, नींबू हो, अपना ये आंवला हो, या और भी दूसरे 2-3 फल और भी हैं खट्टे, अलग जी अलग जगह के ऊपर अपने अपने, तो वो बिल्कुल जी। चलेगा। इसका बनाने का रेसिपी और बता देता हूँ, मैं थोड़ा ध्यान नहीं रहा था मैं। इसका बनता है 1-3-10, 1 किलो गुड़, जी 3 जी किलो फल और 10 लीटर पानी। जी। और और सर 200 जैसे, लीटर 200 लीटर की क्वालिटी में बनाना है तो आपको लेना है 50 किलो फल, 16 केजी गुड़ और बाकी पानी। और पानी हमेशा बर्तन से 6 इंच खाली रखना है, क्योंकि एयर बनती है इसमें, ये 3 महीने में बनता है, एयर टाइट बंद करना पड़ता है इसको, तो बीच बीच में आपको एयर निकालना पड़ेगा। जी ये सर खली काय की चाहिए, सरसों की या बिनोला की? सरसों बिनोला की नहीं चलेगी, सरसों की, तिल की। जी और हाँ और हाँ जी, बताइए। जी जी। और ओम। जी नींबू का और करेला का और एलोवेरा का भी आपने बताया, तो वो भी कैसे बनाएंगे? सेम प्रोसीजर सेम है, 1-3-10 का रेशियो है सबका। 1 किलो गुड़, 3 किलो फल और 10 लीटर पानी। और ये एक चीज और बताऊं आपको, जैसे अंगूर का बनाओगे तो पीने के लिए बहुत अच्छा बनता है, एलोवेरा का है पीने के लिए बहुत अच्छा बनता है। इसमें अंगूर में आयरन होता है, एलोवेरा में कैल्शियम होता है। तो जिसको भी जिस चीज की जरूरत है उसके आधार पर 10 ml आप सुबह ले सकते हो खाली पेट। ये आंवले का भी पीने के लिए बन सकता? बहुत बढ़िया बनता है जी, बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। जी ओम सर, सदन को सादर प्रणाम। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने जो सब इतना बताया, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज हमको मिली है। इसका आपके पास कोई बुकलेट हमको प्राप्त हो सकती है क्या? क्योंकि हाँ जी, एक हमारे अहमियत फार्मूला बात। बुक है, फार्मूला बुक है, पीडीएफ है, अजीत सिन्हा जी से ले लेना। जी 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 धन्यवाद।
और मैं आगे आदरणीय मिथिलेश बेन जी का हैंड राइज है। जी मिथिलेश बेन, जी ओम। उत्तर प्रदेश से। हाँ जी, आज के मुख्य अतिथि को प्रणाम। जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, जैसे आप बता रहे हो आजकल जो खरपतवार होती है खेतों में, उसके लिए भी वो स्प्रे के द्वारा उसको सुखा देते हैं, तो ये इसमें आपके पास है कोई ऐसा? नहीं किसान इसका देखो, बहुत यूज करते हैं। नहीं, पहली बार आपको जैविक खेती में आओगे तो पहली बार हाथ से उखाड़ना पड़ेगा। फिर अपनी जो कंपोस्ट खाद जितनी भी हैं वो हमें कंपोस्ट कर करके डालना होगा। उस तो उसके बाद में 80% तक खरपतवार कम हो जाती है। सर बाकी जी, सब खरपतवार तो दूर हो जाती, दूब जो खरपतवार है दूब के रूप में होती है, उसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ उसके लिए जी क्या कर सकते बिल्कुल। हाँ, उसका क्या होता है कि जब आपकी जमीन धीरे धीरे मक्खन के जैसी मुलायम होनी शुरू हो जाएगी तो दूब अपना पंजा कटाना बंद कर देती है। उसका नाल ऊपर ऊपर चलता है, आप एक बार पकड़ के खींचोगे तो पूरा आ जाएगा। ये जितनी भी पक्की जमीन है ना हमारी, अब केमिकल से पत्थर की जैसी हो रही है, उसमें धूप ज्यादा प्रभाव डालती है। जैविक खेती के अंदर धूप इतना, और फिर जैविक खेती में खरपतवार ज्यादा नुकसान भी नहीं करती। धूप जैसे नीचे घास चलने वाली वो हमें काम भी देती है। जैसे अब हमारे में पीछे बाग लगाया था ये जून में, तो उस टाइम के ऊपर इतनी गर्मी थी, मेरे एक दोस्त ने और भी लगाया था मेरे साथ, उसके सभी प्लांट जल गए। मेरे खेत में खरपतवार था तो मेरे बच गए। तो ये हमारे सहायक भी है। सर इसका पीडीएफ आप इस ग्रुप में डलवा दो ना सर, ये जी सब किसान उसका फायदा ले सकें। जी अजीत जी, आदरणीय, मैं अभी ये पीडीएफ डाल दूंगी, थोड़ी देर में ग्रुप में भी डाल दूंगी। और और प्रश्न कोई है तो कृपया प्रश्न करिए मुख्य वक्ता जी से। तो पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, और अग्निहोत्र का जो लिंक है वो भी उन्होंने भेज दी है। अगर आप देखना चाहते हैं अभी तो आप मैं अभी भी आपको दिखा सकती हूँ अग्निहोत्र का, मगर आदरणीय अनिल कुमार राय जी का हैंड रेज है, तो मैं आदरणीय अनिल कुमार राय जी से निवेदन करती हूँ अपना सवाल करें। जी ओम, सदन को प्रणाम। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि कड़वा जैव जो एलोवेरा का मैंने है तो उसको कहाँ कहाँ स्प्रे करना वो सभी है? क्रॉप पे काम करता है। सब्जी में भी करता है, दूसरी फसलों में भी करता है, बागवानी में भी करता है। लेकिन इसका टाइम होता है, जैसे ये कुछ बीमारियां आती हैं तो उसके ऊपर भी काम करता है। जैसे हमारी कोई फंगस आई तो हम कड़वे जैव रसायन का स्प्रे कर देंगे तो उसका भी इलाज करता है। अब हमारे गडुम्बा आता है एक देसी, कहीं उसको और भी नाम लेते होंगे, मेरे ध्यान नहीं है, तो उसका भी बहुत अच्छा जैव रसायन बनता है और बीमारी भी खत्म करता है वो, और फंगस भी खत्म करता है। और पीने में भी पशुओं के लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट है उसके। साधारण रूप से हम ये चाहते थे कि किस पर मान लीजिए एक हफ्ते में सभी पौधों पर छिड़काव कर दिया जाए, जैसे आम है, अमरूद है, इसके हाँ पेड़ है कर जिसमें सकते। हाँ कभी कर कभी सकते, सूखती हैं इसका पत्तियां, या इसका क्या शेड्यूल क्या। होता है, हफ्ते का नहीं होता सर। इसका होता है जैसे हम कड़ुआ करते हैं तो अमावस्या पे करिए। कोई भी कीट हमला करता अच्छा, है फसल के अमावस्या ऊपर, पर, वो ठीक ठीक। अमावस्या पर ही करते हैं। अगर हमें कोई न्यूट्रिशन देना है, जी जी, समझ। अणु देना है, तो वो हमें पूर्णिमा पे ही देना है। इसमें हम नीम के हाँ, पत्ते भी तो ले क्या सकते हैं पानी ना के कड़वे साथ में? इसको मिला के हाँ, जड़ों में दे नीम सकते हैं? नीम का भी बनता है, बहुत अच्छा बनता है, नीम का भी यूज कर सकते हो। हाँ जी। जी, ये कड़वा जैव रसायन सभी पेड़ों में पानी के साथ भी दे सकते हैं क्या? हाँ दे सकते हो, मैंने बताया ना, डोज बताई ना आपको। एलोवेरा का 5 लीटर दे सकते हो, नीम का 2 लीटर दे सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू। जी 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 धन्यवाद। और मैं आगे आदरणीय गौर जी। गणेश गौर जी को सादर आमंत्रित करती हूँ, अपना सवाल करें। प्रणाम भाई जी। मेरा प्रणाम जी। प्रश्न था कि हम नकारात्मक और सकारात्मक दोनों को पहचाने कैसे? जी बिल्कुल सही बात है। अपने राजेश कपूर जी की विधि है, वीडियो देख लेना आप हाथ से चेक कर सकते हो। जैसे मान लो आपने अपने खेत की मिट्टी एक हाथ में ली,
दूसरा हाथ सीधा करके दूसरा आदमी दबाएगा। तो अगर आपकी ताकत बढ़े तो आप पॉजिटिव हो, अगर आपकी ताकत घट गई तो आपकी मिट्टी नेगेटिव है। जी धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। और मैं आगे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब, फिर से आपने हैंड रेज किया है। जी ओम। सर कल एक प्रश्न आया सर, ये नींबू की पत्तियां, वो कैंकर रोग होता है, वो सब सिकुड़ रही है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको क्या करना है, 5 लीटर गौमूत्र लीजिए, 1 चम्मच हल्दी लीजिए, 1 चम्मच अपना कली, चूना भी बोलते हैं, कहीं कली बोलते हैं, भुजा, बिना भुजा, वो 5 उसमें डाल लीटर दीजिए। सर 5 लीटर छाछ? नहीं, छाछ नहीं लेना, 5 हाँ, लीटर गौमूत्र। अच्छा गोमूत्र, हाँ। एक चम्मच हल्दी, 1 चम्मच छोटी हल्दी। टी स्पून, हम्म। और 1 चम्मच चूना, 1 चम्मच चूना, आधा केजी तम्बाकू। आधा केजी तम्बाकू। इन सबको गौमूत्र में उबाल लीजिए अच्छे जी अच्छे से। उसको छान के आप 2 ml प्रति लीटर का स्प्रे कर दीजिए, आपका कैंकर रोग खत्म हो जाएगा। जी। जी जी। जी तो जी ये अतिशय वायरस रोग होता है ये हाँ जी, वायरस हाँ वायरस पे जी, कंट्रोल कर लेगा? हाँ बिल्कुल कर लेगा जी। आप और एक बार यदि यूज हमारे कर, पास जो खट्टा आप जैव रसायन रखा है, उसका यदि हम करें इस पे अभी, तो खट्टा जैव रसायन उसके ऊपर इतना प्रभाव नहीं करेगा, पहले आप ये करो, उसके बाद में खट्टा करना। जी 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 इसका टाइम नहीं लगता, आपको 2 घंटे उबालना है, सुबह जी उबाल लो, शाम तक ठंडा हो जाएगा, शाम के टाइम में स्प्रे कर दो। और एक स्प्रे हमेशा ही शाम की टाइम में करना चाहिए। जी जी हमें न्यूट्रिशन देना है तो सुबह की टाइम स्प्रे करना चाहिए, हमें कोई भी फंगस रोधी स्प्रे करना है तो वो शाम की टाइम ही करना चाहिए। जी और जी खास करके अगर हम एक शेड्यूल बना लें, जैसे अमावस्या से 4 या 5 दिन पहले हम स्प्रे कर दें, तो हमारे खेत में कोई रोग ही नहीं आएगा। जी 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 धन्यवाद। और मैं आगे आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी भैया जी है, उनसे सादर निवेदन करती हूँ अपना संवाद करें मुख्य वक्ता जी से। जी आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी ओम। दीदी आवाज आ रही है? आ रही है जी, बताइए। आ रही हम ये पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब ने बोला कि अभी जैसे 1 चम्मच कली का चूना होगा, 1 चम्मच हल्दी हो गई, 5 लीटर गौमूत्र हो गया कैंकर रोग के लिए, जी, और उन्होंने आधा केजी तमाम में से क्या बोला, वो वर्ड समझ में नहीं आया हमें। तमाकू तमाकू। तंबाकू, ओके। हाँ तो जी, तंबाकू का रस डॉक्टर साहब वो निकालना है कि पूरी डाल देना, क्या करना है? देखो तम्बाकू का अगर नीचे का कचरा होता है ना, पाउडर बच जाता है, अगर वो अवेलेबल हो तो वो ले लो। नहीं, वो अवेलेबल नहीं है तो आप पत्ते भी ले सकते हो। वो जब उबालोगे तो उसका रस रस गौमूत्र में आ जाएगा। ठीक है जी। जी धन्यवाद रघुवंशी भैया। और मैं आगे आदरणीय अनिल राय जी, आपने फिर से हैंड राइज किया है। जी जी, मैं सर से पूछना ये चाहता हूँ कि सरसों हमारी लगभग 35 दिन 40 दिन की हो गई है, तो उसमें किस जैव रसायन का ये हम स्प्रे करा दें? मीठे का करवाओ जी, उसमें अभी मिट्टी का? मीठा मीठा जैव रसायन। मीठा जैव रसायन। सब जी सॉइल का भी क्या फायदेमंद है? हाँ बिल्कुल है, आप सब सोइल का अच्छा, कीजिए जी। ठीक है, धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। और सदन में अतिशय सुंदर संवाद हमारे आदरणीय मुख्य वक्ता जी से हो रहा है। और
आगे मैं आदरणीय श्री पवन कुमार सर से निवेदन करती हूँ, आप आइए, आपका स्वागत है सर। जी जी, धन्यवाद, नमस्कार। आज के मुख्य वक्ता कृष्ण कुमार जी का अभिनंदन। बहुत सुंदर जी आपने तकनीकें बताई हैं, कुछ सरल तकनीकें भी हैं। मेरा प्रश्न ये है और मेरा जो मैंने देखा है, ये है कि ये जितने भी तरीके के तैयारियां करते हैं मीठा बनाने की और अन्य तरह के घोल बनाने की, उसको उबाल के तैयार करने की, बहुत सारे किसान के साथ जो मैंने इसको देखा है, तो कई किसान इसको इस तरह की पद्धति को अगर उसको ट्राई करते भी हैं तो एक आध बार ट्राई करके छोड़ देते हैं, उसको कंटिन्यू नहीं रखते हैं। तो एक तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये कितना सही है कितना गलत है, इसके बारे में भी आप टिप्पणी दीजिएगा। दूसरा, आपने एक और चीज बताई कि ये जो आप द्रव्य बनाए ये 10-12 साल तक के रह सकते हैं। तो जी क्या ये आपने किसी से इस चीज की कोई टेस्ट कराया कहीं पर, जिससे ये पता लगे कि जो हमने शुरुआत में बनाया और कुछ समय बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, उसकी जो गुणवत्ता है क्या उतनी ही है या कुछ कमी हो गई है, और किस स्थिति में उसको स्टोर किया जाना है, क्या इसको कहीं पर भी स्टोर किया जा सकता है। तो अब दोनों चीजों को, जो मैंने पहला बात बताई और अब जो मेरे आपके जो दूसरा था कि हम इसको लंबे समय तक रख सकते हैं, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि बहुत सारे किसान इस चीज में ज्यादा रुचि नहीं ले पाते हैं, विशेषकर ऐसी जगह पर जहाँ अ, एक तरह की ही खेती होती है, जहाँ मिश्रित खेती नहीं होती है, वो पूर्ण तरह केमिकल पर आधारित है, और उसके अलावा ज्यादा खेत में ज्यादा उनकी रुचि नहीं रहती है, क्योंकि वो इस सब कामों में मेहनत लगती है और इसमें लगन के साथ काम करना पड़ता है और एक जुनून के साथ काम करने की जरूरत है। तो अगर ये स्टोर किया जा सकता है, तो क्या इसको पैक करके जो किसान नहीं बना सकते हैं, नहीं बना पाते हैं, तो जी उसको पवन जी, मैं स्प्रे करने पवन जी के मैं लिए बताता तो। हूँ, आपका सवाल मैं समझ गया कि देखो जी जी, इसमें क्या करना है। अब आपको जो बर्तन, जिस बर्तन में हम बना रहे हैं उसको एयर टाइट रखना है और छांवदार में जगह में इसको स्टोर करना है। हमारे पास कोटपुतली के अंदर 8 साल से रखा हुआ है ट्राई के लिए, अभी तक उसका कुछ भी खराब नहीं हुआ। वही स्मेल है जो उसमें 3 महीने बाद में थी, ना उसका रंग चेंज हुआ है। तो इस आधार पर हम बोल रहे हैं, वृक्ष आयुर्वेद में आप पढ़ोगे तो आपको वहां पे भी इसके प्रमाण मिलेंगे। और फिर किसान वाली तो बात आपकी बिल्कुल सही है, ये तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि किसान आधा अधूरा काम करता है, एक बार तो लगन लगन में कर लेता है लेकिन वो फिर आगे नहीं करता। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। तो इसके लिए तो मैं यही बोलूंगा भाई, ज्यादा नहीं मत करो। आप 1 करनाल में 2 करनाल में सब्जी, कम से कम अपनी सब्जी तो घर की बनाओ। आप बना सकते हो, आप किचन वेस्ट से भी बना सकते हो। इतना किचन वेस्ट हमारा बर्बाद होता है, हम बाहर वो सड़ता है। कम से कम यूज करें तो वो भी स्वच्छ रहे और हमारा खेत भी स्वच्छ रहे। इस पे ये बोलना पवन जी। जी, मैं कह रहा हूँ कि मैं इसके आगे समाधान की तरफ देख रहा हूँ कि अगर ये एयर टाइट हो सकता है, तो किसी कंटेनर में रख के, बोतल में रख के, उसमें जी रख के, क्या इसको आगे किसान जो उपयोग करना चाहता है और किसी कारणवश नहीं बनाया जाता है, तो उसको उपलब्ध कराया जाए, वो उसको खरीदे। तो क्या इसको एक व्यवसाय का रूप दिया जा सकता है, और क्या हाँ जी, उसके। कुछ, जी हाँ कुछ जगह पर हमने चालू करवाया है। जैसे मान लो जो असक्षम है, अब छत्तीसगढ़ में है एक मेरा, किस वो खेती नहीं उसके पास लेकिन उसकी रुचि है, तो उसने 50 ड्रम लेके तैयारी शुरू कर दी है वहां पर। और वो बेचने के लिए जैसे 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर जिसको चाहिएगा वो सबको देगा। जी जी, बहुत सुंदर। एक दिन इस मंच पर ऐसे व्यक्ति जो कि इसको व्यवसायिक रूप दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया उद्यम के रूप में ये चीज आगे आ सकती है, और सब किसान, ये अपेक्षा करना कि किसान सब कुछ स्वयं ही कर लेगा, शायद ये उतना सार्थक नहीं हो पाता है, कई सारी चीजें रहती हैं। तो ऐसे जी उद्यमी हमारे बीच में, कुछ गांव के बीच में या गांव में, तो इस तरह से इसको उद्यम के रूप में लेते हुए कीटनाशकों के, केमिकल कीटनाशकों और बाकी जो केमिकल उत्पाद हैं, उसको रिप्लेस करने के लिए ऐसे उत्पाद को अगर इस्तेमाल करते हैं। मेरा अनुभव यह है कि केवल
जुनूनी किसान ही इस तरह की चीजों को कर पाते हैं, या जुनूनी व्यक्ति ही इस तरह की चीजों को करेंगे, और उसको अगर व्यवसाय का रूप दिया जाए तो शायद उस जी चीज को पवन जी, आगे मैं मेरा बहुत 2019 से लगा हुआ हूँ। कुछ किसानों के यहाँ पर प्रोसीजर भी करवा रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास है, इसके सहजन लगाया है हमने 1.5-2 एकड़ में। उसके पत्ते को सुखा के पाउडर बना के उसकी टैबलेट बनाना भी शुरू करवा दिया है हमने किसानों के यहाँ। और हमारा अच्छा ऑनलाइन बढ़िया प्रोसीजर चल रहा है। कुछ हमने जैसे ग्रीन टी भी बनाई है अपने खेत के ही सामान से। और एक भाई ने दूब के बारे में पूछा था, हमने दूब का पाउडर ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया है भाई, अब बहुत अच्छा बिक रहा है हमारा। और सरसों के तेल के लिए कच्ची घानी का कोल्लू लगवाए हैं हमने, अब चालू करवा दिए। तो उससे भी अच्छा तेल, अच्छी सेहत किसान को मिलने वाली है। हम धीरे धीरे किसान को प्रमोट कर रहे हैं। जो जो किसान हमारे संपर्क में आता जाता है तो वो उसको यही समस्या थी कि उगा तो लेंगे, बेचेंगे कहाँ। तो हमने बेचने का भी जरिया निकाला है और आगे लगे हुए हैं इसी प्रोसीजर पर। जी, बहुत बहुत सुंदर। ऐसे जितने भी उद्यमी हैं जिन्होंने अपना कार्य शुरू किया है, उसको बेच पा रहे हैं, उनको इस मंच पर ला करके उनके अनुभव भी सुनेंगे, तो हो सकता है कि इस योगाहार से जुड़े हुए हमारे उद्यमी किसान इस चीज को आगे ले जाते हुए शायद अपना व्यवसाय के रूप में इस तरह की चीजों को शुरुआत करेंगे, तो उसका बहुत फायदा होगा। मुझे लगता है केवल इस चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारे उद्यमी हैं और जो ऐसे किसान हैं, गुणवत्ता को वो कैसे नियंत्रण कर रहे हैं, उस चीज के बारे में क्या कोई चर्चा होती है हाँ कि जी, उनकी गुणवत्ता, उत्पादों की गुणवत्ता गुणवत्ता क्या बनी करते रहे। हैं हम जी, कोई भी किसान से हम कोई भी फार्मूला या कोई भी मतलब तैयार करवाते हैं तो उसका पहले लैब रिपोर्ट करवाते हैं और उसको अगले कस्टमर को लैब देते हैं, भैया ये चीजें हैं इसके अंदर। जी जी। तो और एक ये तो लैब गवर्नमेंट का रिपोर्ट कहाँ ये होती लैब है वाला और एक रिपोर्ट। कितने में होती है? हाँ हाँ जी, आदरणीय अलग रमेश अलग चंद्र अलग मीरा अलग। जी साहब, 1 मिनट रुकिए। आदरणीय पवन सर बात कर रहे हैं। जी पवन सर। जी जी, धन्यवाद। मेरा जी का भी प्रश्न अभी लेंगे। मैं मेरा अनुरोध रहेगा कृष्ण कुमार जी से कि आने वाले दिनों पर जब भी उचित समय होगा, ऐसे उद्यमियों के साथ मिलकर के इस मंच पर हम उनकी बात सुने, उनके अनुभव सुने, और वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, कि क्या अनुभव रहे, दोनों तरह के अनुभव उसको वो बताएंगे, तो इस मंच के सदस्यों को लाभ मिलेगा। यही मेरा निवेदन है। मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जी नमस्कार। जी अगला प्रश्न ले जी लीजिएगा। जी हाँ, जी 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 सर, धन्यवाद सर। अतिशय सुंदर संवाद और हमारे मुख्य वक्ता जी से। और मैं आगे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी को सबसे निवेदन करती हूँ ये अपना सवाल करें। जी ओम, सर मैं ये लैब टेस्ट कहाँ होती है और इसकी कीमत क्या होती है ये बताएं। देखो, इसमें कि अलग अलग कीमतें होती हैं, लेकिन अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जहां पर आप पता करोगे वहां पर आपको मिल जाएंगी, या फिर गूगल पे सर्च कर लो आप, तो आपको आपके पास में पता चल जाएगी कि कहाँ कहाँ पर है। आप कहाँ से हो आप? नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से। जी, तो आपके वहां पर आपके डिस्ट्रिक्ट में पता कर लो आप, इंदौर में है ये। जी जी। अब अस्तिवा जी से आप अब आदरणीय अस्तिवा तिवारी जी का हैंड राइज है, और तो मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो लैब है, इससे लैब के भी हमारे जो वैज्ञानिक ने टेस्टिंग की है, एक दिन उनसे भी हम संवाद करें, उनसे भी पूछें कि क्या प्रक्रिया है, कितनी लागत, कीमत कितनी आती है, कैसे टेस्ट करते हैं, कितना समय लगता है। इस तरह की सामान्य चर्चा परिचर्चा से शायद पूरे साइकिल को हम लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे, समझ लेंगे, और उसका लाभ सभी को मिलेगा। जी धन्यवाद। जी 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 जी, धन्यवाद सर। और जी आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आप के ऊपर कमेंट करना चाहते हैं अपनी बात? जी जी, मेरा एक सवाल है। बताइए। जो भी स्प्रे आप बताएं करने के लिए, जैसे खेतों में बताया 5 लीटर ये जैव रसायन डालना है, तो ये एकड़ में है कि इसकी क्या मात्रा है? मैंने पहले बोला था ना कि मैं बात करूंगा वो एकड़ पे ही करूंगा।
जी आपकी जी जमीन ठीक। कम है या ज्यादा है उसका गुणा भाग कर सकते हो, या फिर आप मुझे बता दो, मैं आपको गुणा करके बता दूंगा कि भी कितना करना है, कितनी जमीन में करना आपको। और ये जो शरबत बताया है आपने, तो ये इसका स्प्रे कितने 2% का करना है, क्या करना है? नहीं, ये 6 लीटर 1 एकड़ का स्प्रे होता है और जमीन पर अच्छा 10 लीटर चलता है। अच्छा 6 लीटर स्प्रे कर दे जी जितना पानी लगे। जी जैसे हम लोग पंप से करते हैं तो उसमें अगर हाँ एक पंप का पता चल जाता है या लीटर में कितना हाँ, डालना है? देखो 200 लीटर पानी में मिला लो या फिर आधा लीटर एक पंप में कर लो, लगभग 10 पंप लगते हैं 1 एकड़ में। और हम्म। आपको कम ज्यादा लगते हैं तो आप ऊपर नीचे कर सकते हो। जी 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 धन्यवाद। सर यहाँ पर 25 जी लीटर के धन्यवाद। पंप आते हैं हमारे इधर, और 1 एकड़ में 4 पंप या 5 पंप दवा लगती है। 25 लीटर का पंप आता है इधर, उसमें पावर स्प्रे। डेढ़ लीटर डाल लीजिए आप एक पंप में। जी 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 धन्यवाद सर। और मैं आगे आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक हमारे नागपुर वर्धा से, उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद बहन जी, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और आज के मुख्य अतिथि जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जी उन्होंने ऐसा तरीका बताया है कि जो इस मंच पे हम कई बार बोल रहे थे, पवन सर ने तो बोल ही दिया है कि इसमें जैविक खेती में जो मेहनत लगती है वो मेहनत बचा के उसको स्टोर करने का यदि कोई फार्मूला निकलता है तो बहुत ही अच्छा है। मुख्य अतिथि जी से मैं जानना चाहता हूँ कि सर आपने इतना अच्छा तरीका और लो कॉस्ट वाला बनाया है, तो इसका गत 2-3 वर्षों में कितने किसानों तक और कितने जगहों में एक्सटेंशन हुआ है, कितने किसानों ने इसको अपनाया है और अपनाने की संख्या जो बढ़ रही है उसके बारे में बताइए। दूसरा, साथ ही साथ जैसा ये तो रोल मॉडल बन गया, तो ये रोल मॉडल जो है ये अलग अलग प्रांतों में या अलग अलग जगह पे कहाँ पे ये यदि हमको मल्टीप्लाई करना है तो उसका जो क्वांटिफिकेशन रहेगा कि उसकी जो साइंटिफिक मेथड रहेंगी, इस तरह से मीठा जैव रसायन बना सकता, इस तरह से खट्टा बन सकता, और उसके एक्सपेरिमेंटेशन जो साइंटिफिक परिभाषा में किए है, ऐसा यदि कोई डेटा है तो वो बताइए, और नहीं है तो इस तरह से अपन आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। धन्यवाद। देखो, जैव रसायन है वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन हमारे पास कोई जीवाणु हम अगर तैयार करते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे हमने बाजार से थोड़ा कल्चर ले लिया, मदर कल्चर ले लिया, तो उसको मल्टीप्लाई करके हम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैव रसायन आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई नहीं होता। फिर हमने देखो अभी लगभग सभी स्टेटों में ये चालू करवा दिया है। हमारे से किसान अच्छे जुड़े हुए हैं, जैसे महाराष्ट्र से अजीत सिन्हा जी हैं, गुजरात से विजय पटेल हैं, छत्तीसगढ़ से सोनू दवार हैं, और इसे अपना राजस्थान से लेखराम भाई, प्रहलाद सिसोदिया, रणवीर सिंह जी हैं, दूसरे स्टेटों से पंजाब से पंकज मंडा जी हैं। ऐसे करके हमारे पास पूरे मतलब भारत में हमारे किसान हैं। हम आपस में एक दूसरा शेयर करते हैं, उनसे हम किसान जोड़ रहे हैं। सर हमारा एक निवेदन था कि आप जो अलग अलग किसान जो बोल रहे हैं उसमें से 2-4 किसानों को यदि आप बुलाते हो तो अलग अलग क्रॉप्स में वो उन्होंने कैसा यूज किया है और किस तरह से वो प्रयोग करते हैं, ये यदि सदन के सामने आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका डेटा जो है जो बन जाएगा। मेरा मल्टीप्लाई करने का मतलब ये था कि आपके जैव रसायन को मल्टीप्लाई करने की बात नहीं, एक्सपेरिमेंट जो है, एक्सपेरिमेंट मेथोडोलॉजी है, वो जी मेथोडोलॉजी जी अलग अलग जगह पे मल्टीप्लाई करने का, ये जी जी हमने हर जगह के ऊपर ये तैयारी करवा रखी है। सारी जगह से आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो मिल जाएंगे हमारे किसानों से। मैं 1 मिनट सादर रिक्वेस्ट करूंगा, बीच में बोलना चाह रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। दुबे सर, मैं महाराष्ट्र स्टेट को देख रहा हूँ और कल जो अतिथि आने वाले हैं वो टमाटर की खेती करते हैं और ये सारे प्रयोगों को और यहाँ तक कि जैव रसायन जितना बृहद रूप में बना रहे हैं, वो 10-10, 12-12 ड्रमों में जैव रसायन बन रही हैं और हम लोग उसको किसानों तक पहुंचा भी रहे हैं। अपने नागपुर के सावनेर में संजय धुंधे करके हैं, 15 एकड़ में वो जैविक खेती पिछले 5 साल से लगातार कर रहे हैं और उनके पास कम से कम 15 से 20 ड्रम जैव रसायन के हैं और वो किसानों को दे रहे हैं। उनके आजू बाजू के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। जैव रसायन का ही नहीं, बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जिनका प्रयोग हम लोग किसान नहीं बना पाता है, वो बना करके हम लोग दे रहे हैं। इसमें निरंतर आप कह सकते हैं महाराष्ट्र के हर जिले में किसान हैं और जब जब भी मौका मिलेगा मैं उन किसानों को कल
कल उनमें से एक किसान को आमंत्रित किया हूं जो टमाटर के एक्सपर्ट हैं। साल भर में वो सिर्फ टमाटर की ही खेती करते हैं, बाकी दिन वो भूमि के ऊपर काम करते रहते हैं, भूमि को कैसे मजबूत करना है। हम लोग मिट्टी पे काम नहीं करते हैं, फसल पे काम करते हैं, वो एक बहुत बड़ी गलती है। फसल के ऊपर काम करना, लेकिन पहले मिट्टी को सुधारना बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद। मैं इतना ही कह के आप विराम देता हूँ। जी, बहुत अच्छी प्रक्रिया, और कल उस किसान से हम सीखेंगे भी, जानेंगे भी। मेरा नम्र निवेदन इतना ही था कि जो मल्टीप्लाई के एप्लीकेशन होता है या जो रसायन या जो भी फार्मूले बनते हैं, वो क्वांटिफिकेशन के हिसाब से बने, यानी कितने किलो में कितना डालना है, जो विज्ञान की भाषा है उस तरह से अगर ये सब बनता है तो दूसरे जगह में जैव रसायन बनाने में और मल्टीप्लाई करने में आज के अतिथि ने जी ने बहुत अच्छे से बताया कि 2 ml लो, 10 ml लो तो पत्ती झड़ जाएगी वगैरह। तो ये इस तरह से मापन की क्षमता का एक्सपेरिमेंटेशन जब होगा तभी उसमें जनरलाइजेशन आएगा, और जनरलाइजेशन होके बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होगा। यही मेरा नंबर निवेदन। धन्यवाद जी बिल्कुल, हमने पूरा मतलब इसका 4-5 साल में हमने पूरा प्रयोग कर करके ने पहले हमने अपना नुकसान या नफा अपने खेत से किया है, बाद में किसान को अप्लाई किया है। जी जी जी, धन्यवाद। अतिशय सुंदर संवाद हमारे मुख्य वक्ता जी से। मगर अभी आदरणीय राकेश जी का हैंड राइज है, तो सबसे पहले उनको ले लेते। आदरणीय सभी प्रकृति प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मैं राकेश मीना सीहोर जिले से, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। कृष्ण कुमार जी, आप के नंबर अगर मिल जाते मुझे, क्योंकि आसपास के 5-7 गांव में पिछले 4 सालों से मैं अकेला हूँ जो जैविक कृषि कर रहा हूँ, और उसमें काफी हद तक मुझे सफलता भी मिली है, पर मार्गदर्शन बहुत अच्छा मुझे यहाँ नहीं मिल पाता है। और मेरा ये मानना है कि अधूरे ज्ञान से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता, पूरा ज्ञान हो तो ज्यादा बेहतर है। जी। और इतने जैसे जिस प्रकार से अभी सदन चल रहा है, जो चीजें आपको देखी हुई समझी हुई है वो एक बार में समझ में आ जाती है, लेकिन इतनी स्पीड से बोलने में सारी चीजें समझना, कंटेंट समझना, कहाँ कब कितना डालना, ये समझना संभव नहीं है। इसलिए मैं चाह रहा था कि मुझे आपके संपर्क नंबर अगर मिल जाते तो आपसे जी आदरणीय बाद में चर्चा। राकेश जी जी, मैंने चैट बॉक्स में नंबर डाल दिया है। आप चैट बॉक्स में नंबर है, इसमें मैंने भेज दिया है जी उनका नंबर। और जी जी, जो धन्यवाद। अग्निहोत्र की लिंक भी है वो भी है, उसमें भेज दी मैंने। जी जी, और बहुत भी बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो मैंने लिख लिया है। अब वो सारी चीजें मैं नहीं चाहता कि मैं अपने जो कम समझ में आया उसके लिए सारे सदन को परेशान करूं, इसलिए क्योंकि वो फिर लंबा हो जाता है। तो बाकी सभी लोग अब सुबह सुबह समय निकाल के इसलिए नहीं आए हैं किसी एक की बात को समझते रहे। मैं एक अज्ञानी हो सकता हूँ, बाकी लोगों को तो इसका नॉलेज है, तो मैं नहीं चाहता कि बाकी लोग इसमें परेशान हो। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मुझे डायरेक्ट नंबर मिल जाए तो उनसे बात हो जाएगी। हाँ जी ठीक है, हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सभी जी को जी, अतिशय सुप्रभात। सुंदर, धन्यवाद सर। और मैं अब हम कार्यक्रम का थोड़ा समय भी हो रहा है, फिर भी मैं आदरणीय भुवनेश्वर राय जी को आवाज नहीं सुना है, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, झारखंड से। हाँ जी बहन जी, सभी को स्वागत, प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि जी ने जो भी हम लोग को बताया बहुत ही अच्छी तरह से बताया, और जैसा कि इसके पहले भी हमारे गणमान्य व्यक्तियों ने जो बताया कि एक बार में समझना, थोड़ा सा जो हम लोग पहले से जानते हैं उससे थोड़ा सा नया चीज है, और इन्होंने अपने समय को खपाया है, एक एक एक्सपेरिमेंट किया है, और हर चीज जो है, जो भी कूद करके, जो भी एक्सपेरिमेंट करके उसके नफे नुकसान देख करके जो काम किए जाते हैं वो सर्वोपरि होता है, और इसीलिए किसानों को एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी समझा जाता है। तो इस बात को जैसा कि आपने बताया है कि पीडीएफ वगैरह में हम इसको कर देंगे, सब लोग इसको देख लें, इसको सब समझ लें, क्या क्या शब्द है, क्या क्या कितना डालना है, कैसे डालना है, और उसको फिर अभ्यास करते रहें, फिर आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
जी धन्यवाद जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आदरणीय जी 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 धन्यवाद सर। और मैं आगे आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी से निवेदन करती हूँ आज का कार्यक्रम का समापन भी करें और हमारे मुख्य वक्ता के बारे में और योग शिक्षक के बारे में अपने 2 शब्द कहे जी। धन्यवाद बहन जी। और आज हमारे आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी जो पतंजलि योग समिति छतरपुर मध्य प्रदेश से थे, उन्होंने योग कराया। और आज के हमारे मुख्य वक्ता चीफ गेस्ट आदरणीय कृष्ण शर्मा जी के द्वारा का बात सुन करके और जो है आज जो हमारे किसान भाइयों को यानी वैज्ञानिकों को और आने वाले समय में हमको कुछ भविष्य में दिख रहा है कि हम कुछ और ज़्यादा अच्छा कर सकेंगे। योगाहार के माध्यम से हम विभिन्न वैज्ञानिक किसान और हम जो विशेषज्ञों के पास पहुंचते हैं, उनका अनुभव सुनते हैं। आज देश के विभिन्न राज्यों के जुड़े किसान भाइयों ने अपने सवाल किए, उनका समाधान मिला। और मैं निवेदन करता हूं आदरणीय शर्मा जी से कि आने वाले समय में इस योगाहार कार्यक्रम में और अपना अनुभव और मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें, ऐसी उम्मीद और के साथ मैं आज सभी उपस्थित महानुभावों का आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ये योगाहार कार्यक्रम सुरक्षित रूप से संचालित हो रहा है, ये 4थे साल में चल रहा है, एक भी दिन इसमें गैप नहीं रहा है। आप सबकी उपस्थिति, आप सबकी सहभागिता से निश्चित परिवर्तन आ रहा है। किसान भाइयों को सरल विधि बताई जा रही है जिनमें लागत किसान की नहीं आ रही है और घर पर ही वह अपने प्रोडक्ट बना करके प्रयोग करने लगे हैं, जैसा आदरणीय आज के हमारे मुख्य वक्ता शर्मा जी ने बताया। मैं निवेदन करूंगा कि अन्य आपके परिचित भी ऐसे किसान जिनको आपने जो खेती कराई है और वो प्रयोग कर रहे हैं, उनको भी इस मंच पर लाने का कृपा करें। मैं सबका पतंजलि योगाहार परिवार की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आभार ज्ञापित करता हूँ। जी धन्यवाद जी। जी जी धन्यवाद आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी आपका भी। और आदरणीय अजित कुमार सिन्हा जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने योगाहार मंच पर आज के मुख्य वक्ता जी को आमंत्रित किया। और कल भी वो टमाटर की खेती वाले किसान को ला रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद और आभार। कल फिर से सुबह 5:30 बजे मिलते हैं। धन्यवाद सबको। ओम जी ओम। नमस्कार। ओम वंदे। ओम जी ओम।